फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग का सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का न्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हमारा डे 3 है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को करेंगे। और ये जितने भी सोशियोलॉजी क्वेश्चन हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट, JRF के या फिर TGT PGT एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में समझें। तो चलिए क्लास को लेट नहीं करते हुए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। मैंने प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किनके द्वारा दी गई है। तो MN श्रीनिवास के द्वारा उनकी जो जाति व्यवस्था भारत के संदर्भ में उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अवतरण बताया था। तो ये बताया है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है। अंतर समूह से संबंधित है, प्राथमिक समूह से संबंधित है, संदर्भ समूह से संबंधित है या धार्मिक समूह से संबंधित है। तो संस्कृतिकरण को मैं फिर से आप लोग को समझाती हूँ कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो निम्न जातियाँ हैं वो अपने से उच्च जातियों के जीवन के जो उनके विश्वास होते हैं, उनके प्रतिमान होते हैं, उनको क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, यानी कि अपने में समाहित करती है, ताकि उनका भी समाज में ऊंची जाति की भांति स्थान पक्का हो सके या ऊंचा उठ सके। तो इसके लिए कुछ समय लगता है। तो संस्कृतिकरण की जो ये प्रक्रिया है, ये संदर्भ समूह के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संदर्भ समूह के अंतर्गत। क्योंकि नीची जाति के लोग क्या करते हैं, कोई एक वस्तु को मान रहे हैं या कोई एक मूल रूप को मूर्त रूप में कर रहे हैं, तो ये संदर्भ समूह के अंतर्गत आएगा। अब बात है संदर्भ समूह के बारे में। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है, इसकी सर्वप्रथम चर्चा हाइमन ने की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि स्त्रियों तथा कन्याओं की जो नैतिक व्यापार होता है, वो अनैतिक व्यापार जो होता है, उसका निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक जो व्यापार है, ये 1956 में पारित किया गया था। अनैतिक व्यापार हमें किसे कहते हैं? जैसे वेश्यावृत्ति हो गया। तो इस प्रकार के जो कर्म हैं, इसको रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। और इसमें क्या हो गया कि महिलाओं को समाज में जैसे उनको स्थान ऊंचा हो सके, या फिर इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जाता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है जनवरी 1992 में, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। इस प्रकार की जो महिलाएं जो अनैतिक व्यापार में लगी हुई हैं, उससे उनको मुक्ति मिल सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। महिला उद्यमिता का मतलब हुआ कि जो महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में लगी हुई हैं, कुछ व्यापार करती हैं या फिर किसी प्रकार का रोजगार करती हैं, तो उनके मार्ग में बाधा कौन कौन से तत्व पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे है परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, C नंबर है वित्तीय कठिनाइयाँ, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से जो सभी ऑप्शंस है, यानी कि परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप या वित्तीय कठिनाइयाँ जो हैं, वो हमारे देश की महिलाओं के उद्यमिता के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। महिला क्या होती है? महिलाओं को हम लोग कहते हैं कि ये एक साथ 2 परिवारों का पालन पोषण करती हैं, 2 परिवार चलाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि महिला जो उद्यमिता है वो आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वो अपना तो उत्थान करती हैं, साथ ही साथ 2 परिवारों का भी उत्थान करती हैं, समाज का प्रबंधन बनाए रहती है, संगठन एवं व्यवसाय जिससे भी ये भिन्न भिन्न समाधान है उनमें काम करती हैं। तो काम करने के बावजूद भी क्या होता है कि उनके लिंग के ऊपर भेदभाव हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण उन्हें विवाह एवं जो उत्तराधिकारी कानून है उनसे उनको अलग रखा जाता है। उनके भी सांस्कृतिक परंपराएं पाई जाती हैं कि महिलाएं घूंघट में रहेंगी, घूंघट से बाहर वो काम नहीं कर सकती, या फिर बोला जाए तो उन्हें औपचारिक वित्त जो सहायता है वो अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती है।
तो इस प्रकार की जितनी कठिनाई है वो हमारे देश की महिला उद्यमिता को मार्ग में बाधा पहुंचाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि लेवीरेट से आप क्या समझते हैं। लेवीरेट क्या चीज़ है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। भाइयों तथा बहनों में विवाह, बी नंबर मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा पत्नी से विवाह, सी नंबर है मामा की पुत्री के साथ विवाह, या डी नंबर है बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो जो लेवीरेट है उसे क्या कहा जाता है? मृत पति के भाई तथा उसके विधवा पत्नी से जो विवाह है वो लेवीरेट कहलाता है। तो विवाह का यह एक नियम है जिसके अनुसार एक विधवा अपने मृतक पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है, जिसे पति भ्राता विवाह भी कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह को पितृवंशीय व्यवस्थाओं में मृतक की वंश रेखा को चलाए रखने के लिए एक तरीका या साधन माना गया है कि जब मृतक की कोई संतान नहीं होती है तो या फिर उनसे अगर कोई भी एक संतान हो तो उसका भरण पोषण करने के लिए इस प्रकार से मृतक के भाई के साथ विवाह किया जाता है। और वो इस प्रकार का जो विवाह है उसमें आपको फिर देवर विवाह और ज्येष्ठ विवाह भी देखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्य के पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सोरोकिन। और रॉबर्ट बीड स्ट्रीट के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण वास्तव में क्या होता है? संपूर्ण पर्यावरण का भाग होता है। और सोरोकिन के अनुसार भौगोलिक जो पर्यावरण का तात्पर्य है उन सभी प्राकृतिक दशाओं से या घटनाओं से है जिसका कि अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से होता है और मनुष्य द्वारा होता है। और मनुष्य जो पर्यावरण में रह के कार्य करता है उसे ही प्राकृतिक कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। वाहक मतलब होता है संस्कृति जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथों तक हस्तांतरित किस प्रकार से होती है? आवाज के माध्यम से, सड़के के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से या व्यक्ति के माध्यम से। तो ये जो संस्कृति है वो किन के माध्यम से हस्तांतरित होती है? मुख्य पेशा क्या है? वो प्रतीक है। मानव की जो भाषा और प्रतीक है वो क्या कहते हैं? विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन होता है और मनुष्य के प्रतीकों को जन्म देता है और उसको ही वो अपना अर्थयुक्त मानता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के संस्कृति का वाहक कौन होता है? प्रतीक होता है। प्रतीक यानी चिन्ह, सिंबल जिसके बारे में बोला जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया था? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ या सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रौद्योगिक प्रविधियाँ जो है वो सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत में मूल अवधारणा होती हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारक का जो सिद्धांत दिया है जिसके कारण उन्हें इसका जनक माना जाता है। उनके सिद्धांत के अनुसार आर्थिक निर्धनतावाद अथवा सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य क्या होता है? इतिहास में अब तक के जितने भी परिवर्तन हुए हैं और वो परिवर्तन का क्या कारण है और इसके बारे में वो अध्ययन करता है। जनसंख्या की जो भौगोलिक स्थितियां हैं इसका अध्ययन करता है। जनसंख्या का मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में भी वो टोटल अध्ययन करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत कौन कौन आता है? परिवार आता है, क्रीड़ा समूह आता है और पड़ोस आता है। तो कौन सा नहीं आता है? तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत अगर हम बात की जाए तो स्कूल नहीं आता है। प्राथमिक समूह का तात्पर्य हो गया जिससे कि हम लोग घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, जहाँ पे मनुष्य के सामाजिककरण का विकास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं 49 कि धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किसके है? तो
तो ये जो कथन है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है कि धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। हम अपने धर्म से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में 19वीं शताब्दी के संदर्भ में दिया था। और उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र में क्या होता है कि ऐसे भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जाता है कि उन्होंने बताया कि जो समाज है वो धर्मनिरपेक्षवाद है, मानवतावादी है, नैतिक सिद्धांतों आस्थाओं पर आधारित है। तो मनुष्य क्या करता है, इन सिद्धांतों से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या होता है। विलंबना जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैग। लैग मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी सांस्कृतिक रूप में हम लोग पीछे कैसे रह जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका भौतिक जो एवं अभौतिक संस्कृति के बीच अंतराल। तो ये अमेरिकी समाजशास्त्री आगमन के द्वारा संस्कृति विलंबना का सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चात्यता का भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने संस्कृतियों के 2 प्रकार बताई हैं। वे संस्कृति की 2 प्रकार कौन कौन सी है, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति। और अभौतिक संस्कृति का क्या होता है, जो पीछे रह जाना होता है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, यानी संस्कृति जो चल रही है हमने उससे हम लोग पीछे चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि रेंटियर वर्ग की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, वेबलेन या पेरेटो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पेरेटो के द्वारा जो रेंटियन वर्ग की है वो अवधारणा दी गई है। तो पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में 2 वर्गों का उल्लेख किया है, पहला है सट्टेबाज और दूसरा है निश्चित आय वाला वर्ग। तो रेंटियर वर्ग ने आय निश्चित या लगभग निश्चित माना है, क्योंकि सट्टेबाजों की भांति यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सट्टेबाजों में सम्मिलन से विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है, निश्चित आय वाले वर्ग के समूह का मान मिलता है। तो इसलिए रेंटियर वर्ग की अवधारणा किनके द्वारा की गई है, पेरेटो के द्वारा दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है कि गोल गधेड़ों नामक जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, थारू, नागा, कुकी या भील। तो गोल गधेड़ों नामक जो लोक नृत्य है ये भील जनजाति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, भील जनजाति में, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और गोल गधेड़ों जो लोक नृत्य है ये होली के अवसर पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें खंबे या पेड़ पर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है और उसके चारों ओर लड़कियां घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। जो लड़का इस घेरे को तोड़कर नारियल व गुड़ जो होता है वो प्राप्त कर लेने में सफल होता है, और अगर ये सफल होता है तो फिर उसका वहाँ पे जो नृत्य कर रही होती किसी एक लड़की के साथ विवाह संपन्न होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि मार्गन ने परिवार के विकासीय सिद्धांत जो है उसमें कितने स्तरों का उल्लेख किया है। तो मार्गन ने परिवार के जो उद्विकासीय सिद्धांत है इसमें उन्होंने 5 प्रकार के स्तरों का वर्णन किया है। वे 5 स्तर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। वे हैं रक्त संबंधी परिवार, सेकंड समूह परिवार, थर्ड सिडेशमियन परिवार, फोर्थ प्रत्यात्मक परिवार और फिफ्थ है एक विवाही परिवार। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव है यह कैरियर व अल्विन के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क बोला जाता है इसका उन्होंने सुझाव दिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किन्होंने दिया है।
सोरोकिन एवं मार्क्स ने, पेरेटो एवं सोरोकिन ने, वेबलन एवं पेरेटो ने, या मॉर्गन एवं बोगार्ड्स ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पेरेटो एवं सोरोकिन के द्वारा चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। चक्रीय सिद्धांत हो गया आपका, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि चक्रीय सिद्धांत जो है वो स्पेंगलर, टाइनबी, पेरेटो और सोरोकिन आदि सभी ने मिलकर किया था। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, और ये जो चक्र यानी परिभ्रमण का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भगवान दास के द्वारा पुस्तक द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियस पुस्तक की रचना की गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि पूछा जा रहा है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उद्विकास का जो सिद्धांत है यह जड़, चेतन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के सभी पक्षों पर लागू होता है। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति से है, जिसके दौरान पदार्थ एक निश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि प्रवर का क्या तात्पर्य है। प्रवर का मतलब क्या होता है। समान गोत्र से, जनजातियों में श्रेष्ठ से, या वर्ण चयन की प्रक्रिया है, या समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले से। तो प्रवर का तात्पर्य क्या है, समान पूर्वज एवं समान जो विषय होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके नामों के उच्चारण से है। इसमें जो पूर्वज होते हैं उनका हम लोग मानते हैं, और फिर प्रवर के व्यक्ति के अंतर्गत ही क्या होता है, जो विवाह प्रतिबंध होता है इसके अंतर्गत पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, राजवल्ली पांडे, और इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में संस्कार का अभिप्राय शुद्धि से एवं धार्मिक क्रियाओं से हो माना है, और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक जो उसके तत्व होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अनुष्ठान के माध्यम से अपने आप को शुद्ध रखता है, अपना वातावरण शुद्ध रखता है, अपने परिवार को शुद्ध रखता है। तो जितनी भी हिंदुओं में संस्कार पाई जाती हैं, चाहे वह विवाह संस्कार हो या फिर जो भी जन्म लेने के बाद छोटे बच्चे का जो संस्कार पाया जाता है, ये इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो सटीक ऑप्शन है वो यह है कि व्यक्ति के पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। हिंदू आश्रम व्यवस्था, इसमें हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने मानव जीवन की जो 100 वर्ष की अवधि की कल्पना की है, इस जीवन अवधि में जीवन पथ को उन्होंने 4 विश्राम स्थलों या पड़ावों में बांटा है, ताकि जीवन के आनंद का भोग करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को निर्विघ्न रूप से प्राप्त किया जा सके। वास्तव में आश्रम व्यवस्था की पूर्ण व्याख्या पुरुषार्थ की व्याख्या के बिना नहीं की जा सकती है, और डॉक्टर P.N. प्रभु ने पुरुषार्थ की आश्रम व्यवस्था का नैतिक आश्रम व्यवस्था माना है, और इसी को आधार भी माना है। तो आई होप आपको आज की क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।